प्रिय प्रशिक्षुओं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अध्ययन के अनुक्रम में जो आज की हमारी विषय वस्तु है वो है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन के लेखकों का सामान्य परिचय, उनका अध्ययन एवं अध्यापन कार्य, ये विषय वस्तु का पूरा नाम है। इस विषय वस्तु में तमाम सारी चीज़ें समाहित हैं। खास तौर से प्रशिक्षण का जो व्यावहारिक पक्ष है उसको इसमें पूरा मिलाया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है उसमें जो भी कविताओं के रूप में, कहानियों के रूप में, निबंध के रूप में, एकांकी के रूप में, यात्रा वृत्तांत के रूप में या के पत्र लेखन के रूप में जो भी पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु सम्मिलित की गई है उस पर हम पूर्ण मनोयोग से मेहनत करें, परिश्रम करें। एक एक पाठ को, उस पाठ के लेखक को अच्छी तरीके से हम पहले स्वयं उसका अध्ययन करें। उसके बाद हम कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के सामने जाएं, क्योंकि जब तक हम पूरी तैयारी स्वयं नहीं करेंगे तब तक हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा, हमारा जो प्रस्तुतिकरण होगा वो आत्मविश्वास परक नहीं होगा। और आत्मविश्वास परक अगर हमारा प्रस्तुतिकरण नहीं होता है तो उसकी प्रभावकारिता निश्चित रूप से कम होती है। तो ये जो आपकी पाठ्यवस्तु है इसके विषय में जब हम पढ़ेंगे तो कुछ जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं कि इसको पढ़ने के बाद या इसके अध्यापन के बाद बच्चों के अंदर जो लर्निंग आउटकम दृष्टिगत होगा, उनको सिखाने के बाद जो चीज़ें उनकी समझ में संवर्धन करेंगी वो कुछ इस रूप में आनी चाहिए। वही उद्देश्य हैं। जैसे उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित विभिन्न विधाओं की रचनाओं से अवगत कराना। कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी साहित्य में तमाम प्रकार की विधाएं हैं, तमाम प्रकार की विधाओं में रचना की गई है और उन सभी विधाओं का जो ताना बाना है वो अलग अलग है। जैसे कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, पत्र साहित्य, इन सभी का जो बाह्य कलेवर है, बाह्य जो इनकी स्थिति है वो सभी की भिन्न भिन्न है, सभी की पृष्ठभूमि भिन्न है, सभी का विकास क्रम भिन्न भिन्न है। तो जब हम इसके विषय में जागरूक होंगे, जब इसके विषय में हम जानेंगे और अच्छी तरीके से अपने बच्चों को इसको बताएंगे तो इसके प्रति उनके अंदर जागरूकता आएगी। पहला तो ये है। फिर साहित्य की विभिन्न विधाओं का सामान्य परिचय प्राप्त करना, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर में जो हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जितनी भी विधाओं की रचनाएं रखी गई हैं उन विधाओं का सामान्य परिचय। जैसे कविता क्या है, कविता के अंतर्गत क्या क्या आता है, कविता की परिभाषा क्या है, फिर निबंध क्या है, निबंध का जो वर्ण विषय होता है वो क्या है, फिर कहानी किसे कहते हैं, एकांकी के अंतर्गत क्या क्या आता है, यात्रा वृत्तांत में क्या होता है, उसमें किस बात का वर्णन किया जाता है, जीवनी में विषय वस्तु क्या होती है या वर्णन करने की जो विषय वस्तु होती है वो क्या होती है, इस विषय में बच्चे जान सकेंगे। आत्मकथा का वर्ण विषय क्या होता है, उसमें किस बात का वर्णन किया जाता है, पत्र लेखन में क्या होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6, 7 और 8 इन कक्षाओं में हिंदी विषय में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिन रचनाओं को रखा गया है, जिन विधाओं की रचनाओं को रखा गया है, उन विधाओं का भी सामान्य परिचय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा जो बिंदु उभर करके आता है, विभिन्न विधाओं के सामान्य क्रमिक विकास से परिचित होना। विभिन्न विधाओं के सामान्य क्रमिक विकास मतलब पहले किस विधा का प्रस्फुटन हुआ, तो ये लगभग सर्वजन संवेद्य है। सभी जानते हैं कि
वाल्मीकि जो प्रथम कवि हुए हैं, वाल्मीकि पहले कवि हैं, और इनके संदर्भ में पंत जी ने एक पंक्ति कही है कुछ इन्हीं को दृष्टि में रख करके कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पहली विधा आई वो कविता की ही आई, और कविता कौन करता है? कहा जाता है कवयति इति कवि। कवि जो है वो वर्णन करता है। कवि शब्द में कव्रि वर्णे धातु है, वर्णन करने के अर्थ में। तो पहली जो विधा आई वो कविता है। चाहे इसको हम आदिकाल से देखें, जब हम हिंदी साहित्य के 4 भागों में विस्तारित पूरे इतिहास को देखते हैं, जो कि 4 भागों में विभाजित है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो हम प्रथम दृष्टया जब ये पाते हैं कि सर्वप्रथम कविताओं का ही प्रस्फुटन होता है, वो वाल्मीकि से लेकर के जो संस्कृत के आदि कवि कहे जाते हैं, कालांतर में हिंदी के भी जो कवि हुए हैं उन्होंने कवि ही हुए, उन्होंने कविताओं की रचना की। फिर बाद में संस्कृत में भी तमाम गद्यकार भी हुए, बाणभट्ट वगैरह गद्यकार हुए हैं। लेकिन जो अगर हम साहित्य की पहली विधा की बात करें तो वो कविता ही है। कहने का कुल तात्पर्य ये है कि विधाओं का जो एक सामान्य क्रमिक विकास है कि उसके विषय में भी हम इस पर गौर करें कि कौन सी विधा पहले, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, और इस अनुक्रम में कैसे चलती हैं, विधाओं का विकास कैसे हुआ है। अगला जो है विभिन्न विधाओं की शिक्षण विधियों और सोपानों से परिचित होना। कहने का तात्पर्य ये है कि कौन सी विधा, जैसे कविता है, कविता का अपना अलग कलेवर है, कविता लय में चलती है, कविता लयबद्ध होती है, उसका वाचन भी लयबद्ध ही होना चाहिए। लयबद्ध होने का तात्पर्य राग रागनियों में निबद्ध नहीं कि आप किसी राग में उसको निबद्ध करके गा रहे हैं, फिर वो पढ़ाना नहीं हुआ, वो तो अपनी कला का प्रदर्शन करना हुआ। लेकिन कविता के वाचन करते समय कविता का जो आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए वो लयात्मक हो, लय हो उसमें। चूंकि वो तुकांत है तो उसमें एक लय का होना जरूरी है। फिर गद्य और पद्य विधा की सूक्ष्मतम जो स्थितियां हैं, जो उनके अंदर एक अंतर्निहित है कि गद्य परक जो विधा है और पद्य परक जो विधा है, उसमें संरचनागत क्या अंतर है, संवेदनागत क्या अंतर है, तो इन चीजों पर भी गौर करने की जरूरत है। फिर अगला जो है वो है गद्य विधा पर आए निबंध, कहानी आदि की शिक्षण प्रक्रिया में स्थित सूक्ष्म अंतर का ज्ञान। जैसे हमें ये गौर करना पड़ेगा कि कहानी और निबंध दोनों को पढ़ाने की एक विधा नहीं होगी, दोनों को पढ़ाने का एक तरीका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों संरचनागत स्थिति में भिन्न है। कहानी की संरचनागत स्थिति कुछ और है, निबंध की कुछ और है, पत्र लेखन की कुछ और है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस बिंदु में ये बताने की कोशिश की जाएगी या ये प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी कि जितनी भी गद्य विधाएं हैं सभी की शिक्षण विधि अलग अलग होती है, अलग अलग ढंग से इसको पढ़ाया जाता है। अंतिम एक बिंदु है इसमें विभिन्न विधाओं के शिक्षण उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त करना। देखिए, मैंने पीछे भी जो वीडियो बना करके डाला था उसमें भी मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि प्रयोजनम मनुदिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। किसी भी कार्य में किसी भी प्रयोजन के बिना, प्रयोजनम मनुदिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, किसी प्रयोजन के बिना, किसी उद्देश्य के बिना, किसी उद्देश्य से रहित होकर के कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवेश नहीं करता, प्रवृत्त नहीं होता, वो करने के लिए उद्यत नहीं होता। तो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं, हम जीवनी पढ़ रहे हैं, हम पत्र साहित्य पढ़ रहे हैं, हम यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे हैं, उसका एक विशेष निश्चित उद्देश्य तो होगा ही। और इस क्रम में मैं एक बात आप लोगों से कहना ये चाहूंगा कि जितने भी विधाओं के लेखक हैं, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, यात्रा वृत्तांत हो, पत्र लेखन हो, एकांकी हो, उपन्यास हो, जितनी भी विधाएं हैं और जितनी विधाओं में सृजनकर्ता ने सृजन किया है, रचनाएं की है उसने, तो एक उद्देश्य को लेकर के वो रचनाएं पुष्पित और पल्लवित होती हैं। जैसे
प्राथमिक कक्षाओं में जो कहानियां चित्रकथा के माध्यम से रखी जाती हैं, बाद में उसमें ये जरूर बच्चों से पूछा जाता है पढ़ाने के बाद, उसका वाचन करने के बाद, उसको समझाने के बाद कि हमें इस बात से क्या शिक्षा मिलती है, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। जैसे एक जो बच्चों में बड़ी लोकप्रिय कथा है, बड़ी लोकप्रिय कहानी है एक शेर और चूहे की, जिसमें एक शेर सो रहा होता है, निद्रा में रहता है, और एक चूहा खेलते कूदते उसके शरीर पर आकर के कुछ उछल कूद करता है। इसके बाद वो शेर जागता है और उसको क्रोध आता है, वो गरजता है, गुर्राता है। तो चूहा मिन्नतें करता है, उससे ये प्रार्थना करता है कि मुझे छोड़ दीजिए, हो सकता है मैं भी आपके कभी काम आ जाऊं। तो पहले तो उसको हंसी आती है कि ये छोटा सा जीव कह रहा है कि मैं भी आपके किसी काम आ सकता हूं, किसी काम आ जाऊंगा। लेकिन फिर उसको लगता है चलो ठीक है, छोड़ ही देते हैं, और वो छोड़ देता है। कालांतर में उस कहानी में ये देखा जाता है कि शेर जो है वो किसी जाल में फंस जाता है, किसी शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में वो शेर फंस जाता है और परेशान हो जाता है। उसी समय वही चूहा जिसको उसने क्षमा किया था, वो चूहा आता है और जाल को काट देता है, और वो शेर उस जाल से मुक्त हो जाता है, परतंत्र हो रहा होता है। उस जाल के कटने के बाद वो फिर से स्वतंत्र होता है। ये कहानी जब हम बच्चों को सुनाते हैं तो उनसे सहज ही ये पूछते हैं, या उनके उत्तर देने के बाद हम इस पर कुछ निर्वचन करते हैं, हम कुछ कहते हैं। और बच्चों से आप जब सहज ही पूछते हैं तो वो भी अपनी भाषा, अपनी समझ के आधार पर इस कहानी के मोरल को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उनको भी सहज रूप से समझ में आता है कि वो बड़ा जानवर जरूर है, बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन उस छोटे से जानवर ने भी, उस छोटे से पशु ने भी उस बड़े जानवर की सहायता की। इस अर्थ में रहीमदास का एक दोहा है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। तो कहने का कुल तात्पर्य ये है कि किसी भी कविता का, किसी भी कहानी का, या गद्य और पद्य की जितनी भी विधाएं हैं, उसमें जितना भी सृजन कर्म हुआ है, जितनी भी रचनाएं रची गई हैं, सब एक उद्देश्य को लेकर के संचालित होती हैं, और हमारे पढ़ने के बाद हमें उससे कुछ न कुछ सीखने के लिए अवश्य मिलता है, चाहे वो कहानी हो या कविता हो। तो पहले तो ये बाह्य कलेवर हुआ, चूंकि ये जो आपका ये जो पाठ्य वस्तु है आपकी, ये काफी बड़ी है। तो हम इसमें अब जो कक्षा 6, 7, 8 की जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो निर्धारित कविताएं हैं, जैसे मैं कक्षा 6 की कुछ विषय वस्तु का नाम लूं। कक्षा 6 में कविताओं में हम देखें तो नीति के दोहे, भक्ति के पद मीरा के हैं। चिरमहान एक कविता है, जगजीवन में जो चिरमहान, जो पंत जी की है। माँ का है एक कहानी, मैथिली शरण गुप्त की है। इस तरह से कविता, निबंध, कहानी, एकांकी और यात्रा वृत्तांत, तमाम सारी विधाओं की रचनाएं पाठ्यक्रम में रखी गई हैं, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। तो यदि आप लोगों के पास ये किताबें उपलब्ध हों तो बहुत अच्छी बात है। हम इस पर एक एक करके बात करेंगे, ताकि आप इस लॉकडाउन के पीरियड में जो भी कक्षा 6, 7, 8 की किताबें हैं, उनमें जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके विषय में हमारी एक सामान्य समझ विकसित हो सके। यदि आपके पास ये कक्षा 6, 7, 8 की पुस्तकें हैं तो बहुत अच्छा, नहीं हैं तो अपने आसपास पड़ोस में पढ़ने वाले बच्चों से आप इसको ले सकते हैं, और स्वयं भी पढ़िए। और मैं भी इसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद मैं वीडियो बना करके आप तक प्रेषित करूंगा, जिससे आपकी इन पाठ्यक्रम के प्रति एक सामान्य समझ विकसित हो सके, बन सके, जिससे आप अध्यापक बनने के बाद जब कक्षाओं में पढ़ाने के लिए जाएं तो एक संवर्धित समझ के साथ जाएं। धन्यवाद।